अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 2024 का सेशन फुल जोरों पर है, बल्कि ऑलमोस्ट एक मंथ रह गया है कि ये मुकम्मल होने वाला है। इस सिलसिले में मैंने जब रिटर्न जो है ऑनलाइन हुई थी इनकम टैक्स 2024 की, मैंने उसी वक्त आप दोस्तों के साथ, अपने मौजूद टैक्स गुजारान के साथ शेयर कर दिया था कि ये रिटर्न अब अवेलेबल है फाइलिंग के लिए। उसके साथ ही मैंने जो है डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड थे इस रिटर्न को पॉजिटिवली और इफेक्टिवली फाइल करने के लिए, वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिए थे। इसी सिलसिले में अभी कुछ दिन पहले मैंने जो इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई, जिसमें मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि इस रिटर्न फाइलिंग की जो लास्ट डेट है फॉर इंडिविजुअल्स एंड एओपीज वो 30 सितंबर 2024 है, और जिसमें इफेक्टिवली इस दफा एफबीआर जो है वो एक्सटेंशन का इरादा नहीं रखता। इसी सिलसिले में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वन बाय वन तमाम हेड्स ऑफ इनकम कवर करते हुए आप लोगों को इसकी रिटर्न फाइलिंग के सिलसिले में मुकम्मल गाइडेंस और जो है वो रहनुमाई फ्राहम करूंगा। इस सिलसिले में पहली वीडियो के सेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन किराम, आज हम जो है सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी जो है इसको कवर करते हुए इसके तमाम एस्पेक्ट्स का जायजा लेंगे। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सैलरी बेसिकली है क्या, सैलरी में कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं, उनके ऊपर टैक्स की जो है वो कौन सा सिनेरियो इफेक्ट करता है, और टोटली हम जो है इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हुए जो सैलरीड पर्संस हैं उनको हम इसमें मुकम्मल तौर पर कवर करने की कोशिश करते हैं। आइए आगे चलते हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सब जानते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी बिजनेस के बाद बहुत बड़ा एक सेगमेंट है। बल्कि अगर पिछले जो स्टैट्स और फिगर्स हैं उनको देखा जाए तो बिजनेस के टैक्सेस से ज्यादा गवर्नमेंट ने जो है अपना टैक्स रेवेन्यू वो सैलरी से हासिल किया है। इसलिए सैलरी का तबका वो तबका है जो सबसे ज्यादा फाइलर्स के कंट्रीब्यूशन में भी है, यानी कि जो सबसे ज्यादा फाइलर लोग हैं वो सैलरी पर्सन है। उसमें हमारे सबसे बड़ी तादाद जो है वो पब्लिक सेक्टर में आ जाती है, उससे ज्यादा उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स में है। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा सैलरी के जरिए टैक्सेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इजाफा करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि सैलरी है क्या चीज, सैलरी में नाज़रीन इकराम तमाम किस्म की पेज आ जाती हैं, कोई वेजेस आ जाती हैं, रेम्यूनरेशन हो, लीव पे हो, ओवर टाइम है, बोनसेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के कमीशन हो सकते हैं, कोई फी पे की गई है किसी भी सेंस में, ग्रेजुटी भी इवन इसमें आ जाती है, इसमें रेंट आ जाता है, यूटिलिटीज आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पर्क्स आ जाते हैं जिसको हम वन बाई वन आगे जाके देखेंगे। इस तरह से कोई एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की गई है, कोई एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड किए गए हैं, किसी किस्म का अमाउंट इन लिeu ऑफ प्रॉफिट पे किया गया है सैलरी के सिलसिले में। इस तरह से एम्प्लॉय शेयर स्कीम्स हैं। इनमें से कोई भी अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है डायरेक्टली, खा वो प्रीवियस एम्प्लॉयर हो, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर हो, या उस एम्प्लॉयर प्रीवियस और प्रोस्पेक्टिव के बिहाफ के ऊपर किसी थर्ड पार्टी के जरिए, किसी अरेंजमेंट के जरिए पे की गई हो, या इन दोनों किस्म के जो एम्प्लॉयज हैं उनके एसोसिएट्स ने पे की गई हो, ये तमाम अमाउंट्स जो है ये सैलरी हेड के अंदर आती हैं और सैलरी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसमें डिटेल जानने से पहले आपको ये बताता चलूं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा ये टैक्स ईयर 2024 के हवाले से होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जो है वो टैक्स ईयर 2025 के हवाले से होने वाली अमेंडमेंट्स भी शेयर कर दूं, लेकिन मेरा फोकस टैक्स ईयर 2024 के हवाले से होगा, क्योंकि इस वक्त हम टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न फाइलिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो मोअज़्ज़ज़ टैक्स गुज़ारान और मेरे नाज़रीन किराम, मैंने ऊपर बयान की तमाम अमाउंट्स जो कि पॉसिबली मैंने कवर कर ली कि वो तमाम सैलरीज के हेड्स या वो तमाम चीज़ें जो कि सैलरी में क्लब हो सकती हैं, ये तमाम किस्म की अमाउंट्स पे जो कैश में हो या काइंड में हो सैलरी के हेड में आ जाती हैं। अब एक बहुत बड़ा चंक जो है वो सैलरी के साथ साथ पर्क्स का भी होता है। जो सैलरी पर्सन है वो इस चीज़ को बखूबी आगाह होंगे, खास तौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, उसमें पर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो तमाम पर्क्स जो है वो सैलरी का हिस्सा बनते हैं, सैलरी में क्लब होते हैं एक टैक्सेबल इनकम के ऊपर अराइव करने के लिए। अब ये पर्क्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये पॉसिबली कन्वेंस हो सकती है, यूटिलिटीज हो सकते हैं, सर्वेंट्स हो सकते हैं, रेंट हो सकता है, अकोमोडेशन हो सकती है, या हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह हो सकते हैं। ये तमाम वो पर्क्स हैं जो किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर फ्राहम करता है। अब इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज कवर होती है वो होती है अकोमोडेशन या हाउस रेंट अलाउंस।
जो कि पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में इक्वली प्रोवाइड किया जाता है। अब इसका जो है मैं पहले आपको थंब रूल बता दूं, पर्क्स कोई भी हो उनको जो है उनका थंब रूल ये है कि हर वो अमाउंट सैलरी के हेड में जमा होगी जो एम्प्लॉयर पे करता है, लेस वो अमाउंट जो कि एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से पे कर दी। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉय ने सर्वेंट फ्राहम किया है, माली फ्राहम किया है, चौकीदार है या ड्राइवर है, उसकी सैलरी अगर कंपनी पे करती है, एम्प्लॉयर पे करता है, तो वो एम्प्लॉय के सैलरी का हिस्सा होगी, अनलेस उसमें से कुछ अमाउंट हाँ वो डायरेक्टली जो है एम्प्लॉयर उसमें से डिडक्ट कर ले उसकी सैलरी में से, या एम्प्लॉय खुद उस सर्वेंट को, चौकीदार को, माली को, खाकरों को खुद पे कर दे। वो लेस करने के बाद बाकी अमाउंट जो होगी वो पर्क्स के अंडर में सैलरी के हेड में आएगी। इस तरह से आगे हम अगर चलते हैं, अकोमोडेशन अगर प्रोवाइड की जाती है तो 45% ऑफ द बेसिक पे जो है वो नॉर्मली जो है ना सैलरी के अकाउंट के हेड में आते हुए एम्प्लॉय की सैलरी में जमा होगा उसकी टैक्सेबल इनकम में अराइव करने के लिए। इसी तरह से अगर हाउस रेंट अलाउंस है तो उसकी जो वैल्यू है वो 30% के ऑफ द बेसिक पे कंसीडर की जाएगी। इस तरह से आगे चलते हैं, कन्वेंस प्रोवाइड की जाती है, गाड़ी जो है जैसा कि पे की जाती है। इस तरह से उसका अगर वो पार्टली फॉर ऑफिशियल और पार्टली फॉर पर्सनल यूज के लिए है तो उसकी वैल्यू का गाड़ी की वैल्यू का 5% जो है वो इनकम एज अ टैक्सेबल टुवर्ड्स द एम्प्लॉय सैलरी कंट्रीब्यूट होगा। इसी तरह से अगर वो 100% पर्सनल यूज के लिए है तो 10% ऑफ द वैल्यू, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द दैट कन्वेंस वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्लब हो। मैंने कहा ये बहुत बड़ा सैलरी का हेड है, इसको मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की शॉर्ट टाइम में क्लब को इसको समराइज करने की। समराइज फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि इसमें सैलरी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, वो मैंने डिटेल आपके साथ शेयर कर दी। इस तरह से कौन कौन से पर्क्स जो है वो सैलरी में इंक्लूड होंगे, या ओवरऑल जो सैलरी का बॉक्स है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम पुटअप करेंगे और उसको हम एज अ होल सैलरी कंसीडर करेंगे और उसके ऊपर हम जो है वो टैक्स चार्ज करेंगे। नॉर्मली ये जो अब टैक्स चार्ज किया जाता है ये एम्प्लॉयर जो है जब उसको सैलरी पे करता है इंक्लूडिंग ये पूरा बॉक्स कंसीडर करते हुए टैक्स डिडक्ट कर लेता है ग्रॉस पे के ऊपर। ये टैक्स कहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा? ये टैक्स कैलकुलेट किया जाता है फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट 1 है जिसमें पूरा एक जदूल दिया गया है, एक शेड्यूल दिया गया है जिसमें से इसके रेट्स जो है वो लिए जाते हैं। अब अगर वो एम्प्लॉयर डिडक्ट कर ले, वेल एंड गुड है, वो आपको जो है उसके सर्टिफिकेट्स या सीपीआर फ्राहम कर देगा। अदरवाइज जब हम रिटर्न फाइलिंग करते हैं सैलरीड पर्सन की तो जो भी ये सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस और सैलरीज क्लब करके जो अमाउंट टैक्सेबल बनती है हम उसके ऊपर पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के तहत टैक्स कैलकुलेट करते हैं और वो टैक्स जो है वो डिपॉजिट करवा देते हैं। टैक्स ईयर 25 के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ कुछ जो 1 करोड़ से ज्यादा की सैलरी जैसा कि उसके ऊपर एक एडिशनल टैक्स जो है वो इस दफा चार्ज किया गया। बाकी जो फर्स्ट शेड्यूल वो मुकम्मल चेंज करते हुए उसके स्लैब रेट्स बहुत ज्यादा रिवैम्प कर दिए गए हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर जरूर करेंगे। बहरहाल टैक्स ईयर 2024 के लिए सैलरी के हेड में यही मुकम्मल इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करनी चाह रहा था। इस सिलसिले में अगर आपको मजीद रहनुमाई दरकार है या आप अपनी रिटर्न फाइलिंग के सिलसिले में किसी भी किस्म की हेल्प चाहते हैं, आप प्लीज हमारे साथ रब्ता किए। हमारे कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर्ड हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। बहुत शुक्रिया।